उस दिन से ठीक 4 दिन बाद लता की शेखर के साथ शादी हो गई और बुझे मन से लता शेखर की दुल्हन बनकर शेखर के घर चली आई। खाते पीते घर का लड़का था शेखर, ऐसे तो कोई ऐब नहीं था उसमें, पर एक ऐब था, दोस्तों के बहकावे में आकर कभी कभी ड्रिंक कर लेता था। इसलिए शेखर के माता पिता ने उसे दिल्ली भेज दिया, जिससे उसका ये ऐब छुपा रहे, वरना उसकी शादी में मुश्किल हो सकती थी। लेकिन कहा जाता है कि शराब की लत ऐसी होती है जो इतनी आसानी से नहीं छूटती, कभी कभी तो ये जान लेकर ही छोड़ती है। शेखर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके खर्चे कम पड़ने लगे तो उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब तो लता भी आ चुकी थी उसकी ज़िंदगी में, जिससे कुछ दिन तो उसकी ये लत छुपी रही। किंतु धीरे धीरे लता को भी शेखर की इस आदत के बारे में पता चल चुका था, परंतु वो भी क्या करती। इस बीच वो एक बच्ची की माँ बन चुकी थी, शेखर को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऊपर से उसके साथ परिस्थितियाँ भी कुछ और थी। और फिर एक दिन अचानक शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से सड़क हादसे में हुई शेखर की मृत्यु ने तो जैसे उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। परंतु किसी तरह से संभाला उसने अपने आप को, अपनी बेटी नीलम के लिए, और आज भी उसी के लिए जी रही थी। वैसे जान भी तो इतनी आसानी से नहीं निकलती किसी के जाने के बाद, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। कोई ना कोई बंधन हमें बांधे रहता है इस संसार में जीने के लिए। सुबह के 7 बज रहे थे। नीलम नींद में ही अपने आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी। तभी उसे लगा कि मोबाइल फ़ोन की घंटी बज रही है, लेकिन आलस की वजह से उसने देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी लता जी स्नान पूजा आदि से निर्वृत्त होकर बाहर आई। नीलम को जगाते हुए बोली, बेटा कब से तेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा है और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही है। लाई फ़ोन मुझे दे दे, मैं इसे अपने पास रखूँगी, कम से कम कोई ज़रूरी कॉल होगा तो उठा तो लूँगी। पता है मैंने तुझे ये फ़ोन अपने कान के बालियाँ और अपना मोबाइल बेचकर इसलिए नहीं खरीदा था कि तो कोई ज़रूरी कॉल देखकर अनसुना कर दे। वो तो मैंने इसलिए ख़रीदा था कि जब तू घर से बाहर जाती थी तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, वरना तू तो जानती है कि ये घर कितनी मुश्किल से चलता है। लता जी बोले जा रही थी, लेकिन नीलम तो गहरी नींद में सो रही थी। उसके ऊपर लता जी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ठंडे पानी की कुछ बूंदों ने उसे नींद से जगा दिया और फिर वो अपने गालों को छूती हुई बोली, लगता है फिर बारिश शुरू हो गई। जॉब लगते ही सबसे पहले मैं ये छत सही करवाऊंगी। नीलम के इतना कहते ही लता जी बोली, छत तो तब सही करवाएगी जब तुझे जॉब मिलेगी। पता है उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो तो तू करने से रही। पता है तेरा अलार्म कब से बज रहा है, मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है, लेकिन तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। लता जी की बात सुनकर नीलम बोली, तो उठा देती माँ। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे उठाया नहीं? कब से उठा रही हूँ तुझे, लेकिन तू उठे तब ना। और हाँ, कोई बारिश नहीं हो रही, वो तो मैंने परेशान होकर तेरे ऊपर पानी की छींटें मारी थी। अच्छा, तो ये आपकी शरारत थी, मैं भी कहूँ कि इस मौसम में बारिश। अच्छा मोबाइल फ़ोन दीजिए, देखूँ तो सही कि किसका कॉल है। ये लो, लता जी ने नीलम को मोबाइल देते हुए कहा। नीलम ने मोबाइल फ़ोन खोलकर देखा तो कैलाश जी की मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। सर का इस वक्त फ़ोन ज़रूर कुछ बताने के लिए किया होगा। हे भगवान, सर ना जाने मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कहकर नीलम परेशान हो रही थी। तो लता जी ने कहा कि एक बार तुम ही कॉल करके देख लो, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, एक काम कीजिए, आप ही फ़ोन करके कुछ बता दीजिए। जब नीलम ने कहा तो लता जी ने कहा, मैं भला क्या बात करूंगी, कुछ भी बता दीजिए माँ, लेकिन मैं अभी बात नहीं करूंगी, कहकर नीलम ने मोबाइल फ़ोन अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। लता जी ने फ़ोन तो ले लिया, किंतु आज कई सालों बाद किसी अजनबी से बात करने में उन्हें भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए उन्होंने कॉल की तो उधर से आवाज़ आई, हेलो जी बताइए। नमस्ते सर, मैं नीलम की माँ बोल रही हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉल की थी। नमस्ते, अरे हाँ याद आया, मैंने ही फ़ोन किया था, पर किस लिए किया था याद नहीं। लेकिन नीलम कहाँ है, उससे बात कराइए मेरी। सर नीलम अभी नहा रही है, मुझे लगा कि कोई ज़रूरी कॉल है, इसलिए मैंने मिलाया। हाँ ज़रूरी तो है, पर मैं नीलम को ही बताना चाहता हूँ। वो निकल आए तो बोल दीजिए मुझे कॉल करे, कहकर कैलाश जी फ़ोन रखने ही वाले थे कि तब तक नीलम आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं नीलम बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपको कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आप बताइए आप कैसे हैं? सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये बताओ, कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो तुम? कौन सी कंपनी सर? कैलाश जी की बात सुनकर नीलम ने पूछा, तो क्या विनय ने तुम्हें कुछ बताया नहीं?
नहीं सर। ठीक है, मैं अभी बात करके देखता हूँ, कहकर कैलाश जी ने फ़ोन रख दिया। कैलाश जी से बात करने के बाद लता जी कुछ परेशान लग रही थी। उन्हें कैलाश जी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऊपर से नाम भी तो वही था, पर नाम के आगे मित्तल नहीं जुड़ा हुआ था। नहीं, वो कैलाश नहीं हो सकता। कहाँ एक साधारण फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कैलाश, और कहाँ मित्तल इंडस्ट्रीज़ के मालिक कैलाश मित्तल जी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लता, क्या नहीं हो सकता माँ? लता जी को इस तरह अपने आप से बोलते हुए देखकर नीलम ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अच्छा तू बता, मित्तल इंडस्ट्रीज से फिर कोई कॉल आई कि नहीं? अभी तो नहीं आई माँ, एक दो दिन और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं और ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, वैसे एक दो दिन वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा तू एक काम करना, मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है, कर लेना। तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, शायद थोड़ी देर आराम कर लेने से ठीक हो जाए। उठिए माँ, आप अब आराम से लेटिए, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। कितनी बार कहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप हैं कि दिन रात ना जाने क्या सोचती रहती हैं। अच्छा अब चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर नीलम कमरे से बाहर निकल आई। ये तुम नहीं समझोगी बेटा कि कैसे तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे मामा जी हम दोनों का खर्च छुटा रहे हैं, और इसके लिए भाभी से ना जाने उन्हें कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। आखिर उनकी भी तो फैमिली है, लेकिन वे दादाजी से किए गए वादे को अब तक पूरा कर रहे हैं। जाते जाते दादाजी ने उनसे यही कहा था कि बेटा, लता की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, तुम इसका ख्याल रखना। इधर नीलम से बात करने के बाद कैलाश जी विनय का इंतज़ार कर रहे थे, और सुबह से 5-6 कप चाय पी चुके थे। ठीक 9 बजे विनय तैयार होकर नीचे आकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहा था। तभी कैलाश जी ने कहा, बेटा तो तुमने क्या सोचा उस लड़की के बारे में? लड़की? कौन सी लड़की पापा? अरे वही जिसका कल इंटरव्यू था। कल तो कई इंटरव्यू थे पापा, आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? हाँ मुझे भी पता है कि कल कई इंटरव्यू थे, लेकिन मैं तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी वाले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कई कैंडिडेट तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा करते हैं कि शर्मा जी को ही रहने देते हैं। आखिर इतने सालों से वो काम जो कर रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ तो हम शर्मा जी को कहाँ निकाल रहे हैं? उन्हें हम प्रमोशन देकर कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमें एक सेक्रेटरी की नियुक्ति तो करनी ही करनी है, कहकर कैलाश जी विनय के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा पापा चलता हूँ, बाकी मेंबर से बात करके आपको बताता हूँ। वैसे आपकी क्या राय है? नीलम इज़ बेस्ट। और ये बात मैं नीलम की क्वालिफ़िकेशन देखकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो गुण हैं वो औरों से अलग हैं, कहकर कैलाश जी चुप हो गए। ठीक है पापा, मैं ऑफिस पहुंचकर आपको फ़ोन करता हूँ। इतना बोलकर विनय ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस जाकर विनय नीलम के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक मेंबर ने आकर उसका ध्यान ये कहते हुए भंग कर दिया कि क्या सोच रहे हैं मिस्टर विनय? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि कल सेक्रेटरी के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उस बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर विनोद? जी वैसे तो मेरी नज़र में कई कैंडिडेट हैं, किंतु नीलम इज़ बेस्ट। मिस्टर विनोद की राय जानने के बाद विनय ने एक दो और मेंबर की राय ली, तो सबने यही एडवाइस दी कि नीलम इज़ बेस्ट। अब विनय के पास नीलम को सेलेक्ट ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए विनय ने अपने कंपनी के सेक्रेटरी को नीलम को फ़ोन करके सूचना देने के लिए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। नीलम अपनी माँ लता जी के पास लेटी हुई बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो नीलम ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब कॉल फिर दोबारा आई तो नीलम ने कॉल रिसीव करके हेलो कहा। यस सर, आप कौन बोल रहे हैं? नीलम ने प्रश्न किया। जी मैं मित्तल इंडस्ट्रीज से विनय जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आपको एक मैसेज देना है। जी बताइए, कहकर नीलम उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। मैम आपको कल से मित्तल इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी है बतौर पर्सनल सेक्रेटरी विनय मित्तल। वैसे आपको मेल कर दिया जाएगा जो आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा, किंतु सर का ऑर्डर था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। सच मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूँ। थैंक यू सो मच सर, कहकर नीलम ने सेक्रेटरी को धन्यवाद दिया। वेलकम मैम। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरी जगह ले रही हैं, तब तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं मैम, नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, हो सकता है मुझे कहीं और प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि मित्तल इंडस्ट्रीज़ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर बहुत पंक्चुअल हैं, उन्हें लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ऑफिस टाइम से आ जाइएगा। मैनी मैनी थैंक्स सर कि आपने मुझे इतनी जानकारी दी।
वरना यहाँ तो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते। मैम, ये गुण भी मैंने यहीं से सीखा है। खैर, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच सर। गुड बाय कहकर नीलम ने फ़ोन रख दिया। तब तक उसकी आवाज़ सुनकर लता जी भी जाग चुकी थी और नीलम के फ़ोन रखते ही बोली, मित्तल इंडस्ट्री से फ़ोन था? हाँ माँ। क्या कहा उन लोगों ने? कल मुझे ऑफिस बुलाया गया है माँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे विनय जी की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। किंतु इसमें डरने वाली कौन सी बात है? विनय आज की पीढ़ी का युवक है और तुम भी आज के प्रगतिशील विचारों वाली युवती हो। दोनों की सोच में कुछ तो समानता होगी ही। हाँ, सामंजस्य स्थापित करने में कुछ समय ज़रूर लग सकता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। अपनी वाणी में थोड़ी मधुरता लानी होगी। बस माँ, अब रहने भी दीजिए। आगे आप यही कहेंगी कि नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। नीलम की बात सुनकर लता जी हंस पड़ी और बोली, जब तू सब जानती है तो मुझे परेशान क्यों करती है? मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा रुक, मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। ये बोलकर लता जी उठने को तैयार हुई तो नीलम ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि अच्छा, अब आप चुपचाप यहीं बैठी रहिए। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। नीलम की बात आज लता जी टाल नहीं सकी और चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही। थोड़ी देर बाद नीलम एक ट्रे में 2 गिलास पानी और 2 कटोरियों में कुछ लेकर आई और लता जी से बोली, देखिए माँ, मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है। अब जल्दी से उठकर बताइए कि कैसा बनाया है। क्या लाई है बेटा, देखो तो सही, कहकर लता जी ने एक कटोरी उठा ली और उसको बहुत गौर से देखने लगी। थोड़ी देर तो उन्हें समझने में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन नीलम का दिल रखने के लिए उन्होंने पहले नीलम का मुंह मीठा कराया, फिर अपने मुंह में एक चम्मच डालकर बोली, वाह क्या हलवा बनाया है बेटा, सच मज़ा आ गया खाकर। रहने भी दीजिए माँ, मुझे पता है कि अच्छा नहीं बनाए, ऊपर से चीनी की जगह मैंने नमक डाल दिया है और आप है कि झूठी तारीफ़ किए जा रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तूने कोशिश तो की, मेरे लिए यही बहुत है, कहकर नीलम को अपने सीने से लगा लिया। नीलम भी थोड़ी देर तक एक छोटे बच्चे के समान अपनी माँ की गोद से चिपकी रही और जब लता जी सो गई तो उठकर बाहर आ गई और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर देखने लगी। अच्छा, ये वाला पहन लूँगी, सोबर और सिंपल लगेगा। कलर देखा है इसका, बिल्कुल उतर गया है। नीलम ने मन ही मन अपने आप से कहा। अच्छा, ये वाला पहन लूँगी, बिल्कुल मॉडर्न लगूंगी, जैसा कि आजकल काम पर जाने वाली लड़कियां पहनती हैं। पर इस ड्रेस की मैचिंग कोई सैंडल नहीं है मेरे पास और बगैर उसके पूरी ड्रेस ही ख़राब लगेगी। कहते हुए नीलम ने वो ड्रेस भी दूसरी तरफ रख दी। थोड़ी ही देर में वहाँ कपड़ों का ढेर लग चुका था, लेकिन नीलम की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनेगी। तभी उसके दिमाग में उसी पल आया कि एक बार माँ की अलमारी में देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। ये सोचकर नीलम ने अपनी माँ की अलमारी अभी खोली ही थी कि तब तक लता जी आ गई और बोली, क्या ढूंढ रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही देख रही थी कि शायद आपके पास कुछ यूनिक सा दिख जाए। मेरे पास और यूनिक? पागल तो नहीं हो गई है? तुझे तो पता ही है कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने ये सब पहनना छोड़ दिया था। अब तो मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ ही मिलेंगी तुझे, कहकर लता जी चुप हो गई। तभी नीलम ने एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी निकाली जिस पे गोल्डन कलर का बॉर्डर था और लता जी से बोली, माँ ये साड़ी कैसी रहेगी? अच्छा तो तू अब साड़ी पहनेगी, कहकर लता जी ज़ोर से हंसी। पर आप हंस क्यों रही हैं माँ? मैं अब आपकी वो छोटी वाली गुड़िया नहीं रही जो आपकी उंगली पकड़कर चला करती थी। पता है कि तू कितनी बड़ी हो गई है, ठीक से चलना भी आता नहीं है, फिर तू साड़ी बांधकर कैसे चलेगी? कहकर लता जी ने नीलम की फिर एक बार चुटकी ली। माँ अब तो मैं साड़ी ही पहन कर जाऊँगी, लेकिन मुझे आप तैयार करेंगी। वैसे आपको तो पता ही है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ठीक है बाबा, मैं कर दूँगी, लेकिन इसकी जगह तो कोई और साड़ी पहन ले। इस साड़ी में क्या ख़राबी है माँ? नहीं, ख़राबी तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो तुम पहन सकती हो। ओके माँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कहकर नीलम अपने रूम में चली गई और लता जी फिर से पुरानी यादों में। उन्हें याद आने लगा वो पल जब साड़ी की दुकान में डमी के ऊपर सजी इस साड़ी को लता एकटक निहारते हुए देखकर अपनी सेविंग के पैसों से कैलाश ने दिलवाई थी और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए कहा था। लेकिन लता की ज़िंदगी में तब तक वो भूचाल आ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और फिर उसके बाद उस साड़ी को उसने वैसे ही सहेज कर रख दिया। अगले दिन नीलम को लता ने अपने हाथों से तैयार किया। ऊपर से वो नीली साड़ी नीलम के ऊपर काफ़ी जच रही थी और नीलम अपने आप को आईने में देखकर मुग्ध हो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी लता जी ने कैब के आने की सूचना दी और नीलम को जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहा। आती हूँ माँ, कहकर नीलम ने अपने आप को एक बार फिर से आईने में निहारा,
पर्स और कुछ ज़रूरी कागजात उठाए और जल्दी से नीचे आ गई। तभी लता जी ने नीलम को अक्षत और रोली का टीका लगाया तथा दही और गुड़ खिलाकर ऑफिस के लिए विदा किया। नीलम को भेजते वक्त आज लता जी की आंखें फिर से छलछला उठी थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो आज उसे अपने घर से विदा कर रही हों। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग कर दिया। बालकनी से बाहर झांक कर देखा तो दूध वाला था। उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। लेकिन भावनाएं कहाँ नियंत्रित होती हैं इतनी जल्दी। एक बार उमड़ आती हैं तो अपने साथ साथ आंसुओं का ऐसा सैलाब लेकर आती हैं कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। नीलम आज समय से पहले ही मित्तल इंडस्ट्रीज पहुंच चुकी थी और विनय भी आज बहुत जल्दी में था, इसलिए बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। ठीक 10 बजे वो अपने कैबिन में था और आते ही उसने सबसे पहले अपनी नई सेक्रेटरी के बारे में पूछा। तभी एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी कि सर नीलम मैडम लगभग आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ भेज दो, कहकर विनय कुछ फाइलें देखने लगा। तभी थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मधुर आवाज़ ने कहा, मैं आई कमिन सर? यस कमिन। विनय ने जैसे ही कहा नीलम अंदर चली आई और थोड़ी देर खड़ी रही। विनय ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था और वो नीलम को देखता ही रह गया। वैसे नीलम आज लग भी बड़ी प्यारी रही थी। एक तो उसने साड़ी पहनी थी और फिर उसके ऊपर थोड़े से मेकअप से उसका रूप और खिलाया था, जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता था। फिर विनय भी तो एक आम इंसान ही था जो उसके रूप को देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। तभी उनके पुराने सेक्रेटरी ने आकर दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग, विनय ने कहा। तभी उसकी नज़र नीलम पर पड़ी जो अभी तक खड़ी थी, जिसे देखते ही विनय ने कहा, नीलम जी आप अभी तक खड़ी हैं, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर, कहकर नीलम बैठ गई। तो विनय ने अपने पुराने सेक्रेटरी से कहा कि मिस्टर रोहित, आप नीलम मैम को काम समझा दीजिए। जी सर, कहकर रोहित नीलम को काम समझाने लगा। थोड़ी ही देर में नीलम ने अपने काम को बखूबी समझ लिया। तो रोहित ने विनय से कहा कि मैंने नीलम जी को सारा काम समझा दिया है, उम्मीद है कि यह आपके साथ बहुत बेहतर काम करेंगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर रोहित कहाँ जा रहे हैं आप? आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री को आप जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप इस इंडस्ट्रीज़ के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। मैं सर? हाँ मिस्टर रोहित, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आज से आप इस इंडस्ट्री के चेयरमैन के साथ काम करेंगे। पर सर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा मिस्टर रोहित, अब आप जा सकते हैं। जी सर, कहकर मिस्टर रोहित बाहर निकल गए। तो विनय नीलम से मुखातिब होते हुए बोला, मिस नीलम आज आपका पहला दिन है, इसलिए काम को अच्छी तरह से समझ कर कीजिएगा। ओके सर, कहकर नीलम अपने काम में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा तो नीलम अपने काम में इतनी मशगूल हो गई कि उसको 2 कप चाय रखे रखे ठंडी हो गई थी, लेकिन नीलम ने उसे पिया नहीं था। तब विनय ने 2 कप कॉफ़ी मंगवाई। लगभग थोड़ी देर में एक चपरासी 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गया। तो 1 कप कॉफ़ी विनय ने नीलम की टेबल पर रखने के लिए कहा। चपरासी इस बार भी कॉफ़ी नीलम की टेबल पर रखकर चला गया, किंतु इस बार भी जब नीलम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो विनय ने कहा, नीलम मैडम पहले कॉफ़ी पी लीजिए फिर काम कीजिएगा। तो नीलम ने कहा, जी सर। आपने कुछ कहा? हाँ मैम, आप तो काम में इतनी मशगूल हैं कि आपको कुछ ना दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई देता है। आपकी 2 चाय ठंडी हो गई हैं, अब कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, तो मैंने कहा कि कॉफ़ी पी लीजिए। ऐसा भी क्या काम? काम तो होता रहेगा। जी सर, कहकर नीलम डरते डरते कॉफ़ी का घूंट भरने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखकर विनय ने कहा कि नीलम जी घबराइए मत, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ और हम लोगों को साथ काम करना है। जी सर, कहकर नीलम फिर अपना काम करने लगी। तभी कैलाश जी भी आ गए और विनय से बोले कि बेटा कैसी लगी आपको हमारी नई सेक्रेटरी? अच्छी है पापा, अपने काम के प्रति इतनी वफादार है कि इन्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगती। ये देखिए 2 चाय रखे रखे ठंडी हो गई और कॉफ़ी भी ठंडी हो जाती अगर मैं इन्हें नहीं बताता तो। हो जाता है बेटा कभी कभी ऐसा। फिर आज तो इनका पहला दिन था और कुछ डर और घबराहट भी होगी। फिर वो नीलम से बोले, वैसे बेटा तुम्हें मेरे यहाँ रहते किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जी सर, कहकर नीलम फिर अपना काम करने लगी। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और विनय के चेहरे पर भी संतोष साफ साफ झलक रहा था, जिसे कैलाश जी ने पढ़ लिया था और पढ़कर मन ही मन खुश हो रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। नीलम आज काफ़ी खुश लग रही थी। तभी लता जी भी आ गई और बोली, बेटा कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ, और पता है आपको कि विनय जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो फिजूल में ही परेशान हो रही थी। आपने ठीक ही कहा था
कि किसी को जाने बगैर हमें उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। चलो अच्छा है, मैं तो नाहा की तुझे लेकर बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा गुजरा होगा तेरा दिन। अच्छा चल अब जल्दी से सो जा, कल फिर ऑफिस जाना है, कहकर लता जी ने लाइट बंद कर दी। किंतु नीलम की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने अभी भी तैर रहे थे, जब उसके पास अपना खुद की गाड़ी और बंगला होगा। ये सब सोचते सोचते नीलम कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर आंख खुली तो आज की सुबह उसे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरब से लालिमा बिखेरते हुए सूर्य देवता भी उदित हो गए थे, जिनको नीलम अपनी खुली आंखों से प्रसन्न होकर निहार रही थी। थोड़ी देर बाद नीलम अंदर आ गई, फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तब तक लता जी भी आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विनय भी ऑफिस आ चुका था। उसने नोटिस किया कि कल की अपेक्षा नीलम आज काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, तो उसने भी मौका देखकर नीलम को फाइल लेकर अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद नीलम फाइल लेकर विनय के पास आ गई तो विनय ने जानबूझकर फाइल गिरा दी। नीलम उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि विनय खुद झुककर उठाने लगा, जिसे देखकर नीलम पीछे हट गई। नीलम को पीछे हटते देखकर विनय समझ चुका था कि नीलम बाकी लड़कियों से अलग है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और विनय नीलम के प्रति आकर्षित होता चला गया। फिर एक दिन उसने अपने दिल की बात नीलम से कह दी। नीलम जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर नीलम सहम गई। वो उस समय विनय की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और उठकर वहाँ से चली आई। नीलम के जाने के बाद विनय सोच में पड़ गया कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ना जाने नीलम क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। फिर उसका भी किसी काम में मन नहीं लगा और वो भी घर चला गया। घर पहुंचकर विनय अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। किसी से कोई बात नहीं की और रात में खाने पर भी नहीं आया। विनय जब खाने पर नहीं आया तो कैलाश जी एवं सारिका जी दोनों को बहुत चिंता हुई। फिर दोनों विनय के कमरे में गए और जाकर बोले, बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ माँ पापा, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था, कुछ बोलने बात करने का मन नहीं रहा था, इसलिए नहीं आया। तो ऊपर खाना मंगवा दे रही हूँ बेटा, लेकिन कुछ तो थोड़ा खा ले। जब सारिका जी ने कहा तो विनय ने कहा कि नहीं माँ, इस समय बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर होता तो ज़रूर खा लेता। अच्छा ठीक है, आराम कर, कितनी बार कहा है कि ज़्यादा काम मत कर, कुछ अपने लिए भी समय निकाल। किंतु तू है कि सुनता ही नहीं। अच्छा मैं दवा लेकर आती हूँ, खाकर चुपचाप सो जा, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, कहकर सारिका जी नीचे दवा लेने चली गई और थोड़ी देर में दवा और थोड़ा खाना लेकर ऊपर आ गई। लेकिन विनय ने मुश्किल से मुंह में एक निवाला डाला और दवा खाकर मुंह ढककर सो गया। विनय को इस तरह से देखकर कैलाश जी समझ गए कि बात कुछ और है। फिर उन्होंने नीलम को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर नीलम का फ़ोन बंद था। इसके बाद उन्होंने ऑफिस के कर्मचारी से कुछ पूछा और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर आकर नीलम भी कुछ गुमसुम सी लग रही थी और थोड़ी देर बाद सिर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। लता जी ने आज से पहले नीलम को कभी इस तरह से नहीं देखा था। वो समझ चुकी थी कि बात कुछ और है, इसलिए उस समय उन्होंने नीलम को सोने दिया। रात के करीब 11 बजे जब लता जी नीलम के लिए खाना लेकर आई तो नीलम ने खाने से इनकार कर दिया, किंतु लता जी ने अपनी कसम देकर किसी तरह से नीलम को खाना खिलाया और फिर समझाते हुए कहा कि आखिर बात क्या है बेटा, जो तुम इतनी परेशान हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए जो भी बात हो मुझे सच सच बताओ। अपनी माँ की बात सुनकर नीलम ने कहा, माँ, जो मित्तल इंडस्ट्रीज़ के मालिक विनय जी हैं वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर आप तो जानती हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चली आई। नीलम की बात सुनकर लता जी बोली, बिल्कुल ठीक किया तुमने नीलम, शादी विवाह के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते, इसलिए तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर ठीक है माँ कहकर नीलम अपने कमरे में चली गई और विनय के बारे में सोचने लगी। फिर वो मन ही मन कहने लगी कि आखिर क्या बुराई है विनय में, अमीरी गरीब का बहुत बड़ा फासला है, बाकी तो कोई बुराई नहीं नज़र आती, दुनिया चाहे जो कहे। फिर वो सोचने लगी कि विनय इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्हें तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जबकि मैं तो एक बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ। ज़रूर वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, इसलिए मुझे भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु उससे पहले मुझे माँ से बात करनी चाहिए। यही सोचकर नीलम अपनी माँ से बोली, माँ, विनय जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारी और उनकी हैसियत में ज़मीन आसमान का फासला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं
और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं भी उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। नीलम की बात सुनकर लता जी बोली, ठीक है बेटा, तू एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच ले, उसके बाद कोई फैसला करना। तब तक मैं तेरे मामा जी से बात करती हूँ। ठीक है माँ, कहकर नीलम वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई और विनय का नंबर मिलाकर उधर से जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। विनय सो चुका था, इसलिए कैलाश जी ने फ़ोन रिसीव कर लिया और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। नीलम ने 2-3 बार हेलो सर, आई लव यू टू कहा, लेकिन उधर से कोई उत्तर ना पाकर फ़ोन रख दिया। कैलाश जी नीलम की आवाज़ पहचान चुके थे, इसलिए उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह इश्क का मामला है। फिर उन्होंने उसी पल नीलम को अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया और बोले, नीलम, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। पेरेंट्स सर, बस मेरी माँ है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ, कहकर नीलम ने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी माँ से बोली, माँ, कैलाश जी आपसे मिलना चाहते हैं। देखो बेटा, वे इतने बड़े आदमी हैं और हमारा घर तो तुम जानती ही हो, कहकर लता जी रुक गई। तो नीलम ने कहा, नहीं माँ, उन्हें आने दीजिए। अगर उन लोगों को मुझसे रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें मुझे इसी रूप में अपनाना होगा। नीलम की बात सुनकर लता जी ने कहा कि ठीक है, तू जैसा ठीक समझे, कहकर लता जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने लगी और नीलम पास ही बाजार में चली गई कुछ घर का ज़रूरी सामान लेने। थोड़ी देर बाद जब नीलम घर का सामान लेकर वापस आई तो देखा कि लता जी घर का सारा काम निपटा चुकी थी। तभी डोरबेल बजी तो नीलम ने उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने कैलाश जी खड़े थे। नीलम ने झुककर उनके पैर छू लिए। कैलाश जी ने भी नीलम को खुश रहो का आशीर्वाद दिया। उसके बाद नीलम उन्हें अपनी माँ से मिलवाते हुए बोली, सर ये है मेरी माँ, बस यही मेरी दुनिया है। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहकर नीलम किचन में चली गई। नीलम के जाने के बाद जब कैलाश जी का लता से आज इस तरह से सामना हुआ तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। आंखों के आगे आज फिर एक बार वही दृश्य घूम रहे थे जब लता के दादाजी ने कहा था कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़मीन की धूल को मैं अपनी बेटी के माथे पर नहीं सजा सकता। कैलाश जी को इस तरह से चुपचाप बैठे हुए देखकर लता जी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं कैलाश जी? लता जी, यही कि अब मेरे बेटे की ज़िंदगी आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाए। कैलाश जी की बात सुनकर लता जी ने कहा, जी कैलाश जी, मेरी भी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले कि मेरे घर वाले कुछ करें, मैं चाहती हूँ कि दोनों को प्रीत के मजबूत बंधन में बांध दिया जाए। आप जल्द से जल्द शादी की कोई डेट निकलवाइए। मैं अभी अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहती हूँ। लता ये कह ही रही थी कि इतनी देर में नीलम चाय नाश्ता लेकर आ गई। तो कैलाश जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी में मुंह मीठा हो जाए। फिर एक मिठाई उठाकर उन्होंने नीलम को खिला दी और बोले, अब जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी मिलकर खूब बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। कैलाश जी की बात सुनकर नीलम शर्माकर अंदर चली गई। उसके बाद कैलाश जी भी उठकर जाने के लिए तैयार हो गए और लता जी से बोले, अच्छा अब मैं भी चलता हूँ और जल्दी से शादी की कोई डेट निकलवाता हूँ। अगले दिन कैलाश जी ने लता जी को फ़ोन करके बता दिया कि आज से 2 दिन बाद शादी है। शादी मंदिर में कर देंगे और फिर धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। कैलाश जी की बात सुनकर लता जी भावुक हो गई और बोली, कि आपने तो मेरी सब मुश्किल ही हल कर दी कैलाश जी। नहीं तो मैं ये सोचकर डर गई थी कि इतनी जल्दी मैं शादी की तैयारी कैसे कर पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया लता जी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा चलिए, अब ये सब छोड़िए और बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। जी कैलाश जी, और आप भी, कहकर लता जी ने फ़ोन रख दिया। आज लता जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। वो नीलम से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। एक वही तो थी उनका संबल जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकती थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि नीलम अच्छे घर में जा रही है जहाँ उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लता जी यही सब सोच रही थी कि तब तक शादी संपन्न हो गई और आशीर्वाद के लिए जब नीलम उनके पैरों में झुकी तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और सिसकते हुए बोली, अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, कहकर लता जी ने नीलम को नम आंखों से विदा किया। नीलम की शादी अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद लता जी अपने सभी घर वालों और रिश्तेदारों को ये सूचना दे दी थी कि 2 दिन बाद नीलम की शादी की रिसेप्शन पार्टी है। जल्दबाजी में शादी हो गई थी। रिसेप्शन पार्टी में लता जी ने यही महसूस किया कि तब से लेकर आज के समय में कितना फ़र्क आ गया है। लोगों के विचारों में यह पैसे का असर है कि जो लोग आज से 25 साल पहले उसकी शादी के घोर विरोधी थे, आज नीलम के भाग्य और ससुराल की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे।